हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में पढ़े थे ट्रांसफार्मर में। आज थोड़ा सा उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। मतलब 44 किलो वोल्ट एम्पियर 11,000 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी पावर दिया है 44 किलो वोल्ट एम्पियर। तो जब भी आपको किलो वोल्ट एम्पियर बोलेंगे ना, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका पावर है। और ये पावर जो है वो एक्टिव पावर नहीं है। क्लियर हुआ? एक्टिव जो पावर है ये एक्चुअल में किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर है बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पावर रेटिंग दिया है ट्रांसफार्मर का 11,000/220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर ठीक है, इतने रेटिंग का एक ट्रांसफार्मर है। हैविंग secondary winding turn turns of 25 टर्न। क्लियर हुआ कि एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो टर्न है वो कितने हैं, 25 टर्न है। ठीक है, फाइंड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग and flowing current at primary and secondary winding। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर की पावर है उसको किलो वोल्ट एम्पियर में दिया है। ठीक है, 44 किलो वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्पियर का मतलब पावर होता है। ठीक है, पावर ही है ये। 11,000/22 वोल्ट उस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग। जब भी इस टाइप से ट्रांसफार्मर का रेटिंग देगा ना, तो समझ जाना कि पहले जो दिया है ना वो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज है बोल सकते हैं। और ये वाला जो ऑब्लिक करके जो लिखा रहेगा ना, वो हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है। तो क्वेश्चन वाले ने प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज की वैल्यू को दे दिया है, उसकी पावर रेटिंग को दे दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है उसमें उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न कितना है, 25 टर्न है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न 25 है, तो फाइंड आउट करो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे और उसके प्राइमरी और उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो क्या होगा। क्लियर हुआ? तो अगर हम देखें सॉल्यूशन, अगर देखें तो क्वेश्चन वाले क्या क्या दिया है। प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज दिए हैं। प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज को हम क्या शो किए थे, ईपी से शो किए थे। ये कितना दिया है, 11,000 वोल्टेज है, यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज दिया है क्वेश्चन वाला। उन्होंने क्या दिया है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ES। और ES इक्वल टू कितना होगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब भी इस टाइप से आपको ट्रांसफार्मर में इस टाइप का 2 वोल्ट ऑब्लिक करके दिया रहेगा, तो पहले जो दिया है वो वोल्टेज हमेशा प्राइमरी होंगे और ऑब्लिक के बाद जो दिया है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में वो कन्वर्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर है वो
किसी एसी वोल्टेज को हाई या फिर लो कर सकता है। हाई वोल्टेज की वैल्यू को लो आउटपुट वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब सेकेंडरी टर्न दिया है, सेकेंडरी टर्न दिया है, सेकेंडरी टर्न एनएस की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन वाला, 25 दिया। नंबर ऑफ टर्न को मैं एन से शो किया था, सेकेंडरी के लिए एनएस, तो टर्न का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रिलेशन से हम क्या जानते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज टू दी प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न एट सेकेंडरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग। अब आपको ईएस दिया है क्वेश्चन वाला, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज की वैल्यू ईएस की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन वाले ने आपको ईपी की वैल्यू दिया है, ईएस ईपी की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन वाला ने एनएस की वैल्यू दिया है, तो यहाँ से एनपी निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे एनपी अननोन है तो एनपी को एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ, तो एनपी को इधर ले आओ, इसको इधर, तो ये एनएस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएंगे ईपी, एनएस इंटू ईपी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये ईएस हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो एनपी एनएस की वैल्यू कितना है 25 है, ईपी की वैल्यू कितना है 11,000 वोल्ट दिया है क्वेश्चन वाला, 11,000 वोल्ट। ईएस की वैल्यू उसका दिया है 220 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। क्वेश्चन वाले ने उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न पूछा था, आप इस फार्मूले से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका है 25 इंटू 11,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 220, और ये हो जाएगा 1250 हो जाएंगे। तो एनपी नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग कितना मिलेगा, 1250 मिलेंगे, और टर्न का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो ये वही रहेगा, ये तो संख्या को बताता है। तो इस दिए गए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर टोटल टर्न कितने हैं, 1250 है। क्लियर होगा, तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग पर टर्न हमें क्या मिल गया, 1250 मिल गया। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन वाले ने नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग पूछा था, ये तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रिलेशन से निकल गए। ये कहाँ से आया रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हम न्यूमेरिकल देखे थे, ईएमएफ का इक्वेशन निकाल के हमने डिवाइड किया था, तो ये रिलेशन हमें मिला था। तो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज टू दी प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी वाइंडिंग टू नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर हुआ, तो ये मिल गया, एनएस दिया है, ईपी दिया है, ईएस दिया है, सारे की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमें एनपी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं, हमें क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या करंट फ्लो हो रहा है और उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी करंट की वैल्यू को हम इसके पावर रेटिंग से निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर वाले ने यहाँ पर, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर कुछ ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग दे दिया है, तो पावर रेटिंग दिया है ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग। ठीक है, तो पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग दिया है, कितने पावर पर ऑपरेट कर रहा है, वो पावर रेटिंग कितना दिया है उसकी 44 किलो वोल्ट एम्पियर। एक किलो हटा देते हैं, तो किलो हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलो का मतलब 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे वोल्ट एम्पियर। तो ये आपको पावर रेटिंग मिल गया, और ये पावर रेटिंग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इनटू प्राइमरी वाइंडिंग करंट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग करंट, इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही क्या कहलाएगा आपका पावर। और ये पावर की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितना दिया है, 44,000 दिया, 44,000 वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर किलो को मैंने हटा दिया, ऑलवेज आपको एसआई यूनिट में, क्योंकि रिएक्टिव पावर का एसआई यूनिट वोल्ट एम्पियर होता है, नॉट किलो वोल्ट एम्पियर, तो मैंने यहाँ पर किलो हटा दिया और इसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। ईपी की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 11,000 वोल्ट है ईपी की वैल्यू। आईपी नहीं पता, निकालना है, तो आईपी को निकालना है, प्राइमरी वाइंडिंग करंट, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11,000। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11,000। ठीक है,
तो ये आपको मिलेगा आईपी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। कितना आ रहा है ये 4, और करंट है तो यूनिट क्या होगा एम्पियर। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर 4 एम्पियर की इलेक्ट्रिकल करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहाँ से निकाला, पावर रेटिंग। पावर का वैल्यू दिया है वोल्ट एम्पियर, तो वह भी वोल्ट एम्पियर में अगर पावर दिया है तो वोल्ट एम्पियर पावर कैसे मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो प्राइमरी वाइंडिंग का है प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग करंट इक्वल टू पावर, तो ये हो जाएगा आईपी पावर रेटिंग हो जाएंगे। 4 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। अब हमें 4 एम्पियर का करंट प्राइमरी वाइंडिंग करंट क्वेश्चन वाले ने पूछा था, वो मिल गया। अब देखते हैं अगेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज। तो सेकेंडरी से प्राइमरी का हमने रेशियो बनाया था, वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिला था। तो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज टू दी प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू दी सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। ऐसा करंट के टर्म में इन्वर्स होता है, उल्टा होता है ना, सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज के टर्म में और प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट के टर्म में। क्लियर हुआ, हमें प्राइमरी करंट पता है, आईपी निकाल लिया, ईएस सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज पता है, ईपी प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज पता है, तो आईएस निकाल सकते हैं। तो आईएस को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पर आईपी हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा ये ईपी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये ईएस हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो आईपी की वैल्यू 4 एम्पियर निकाले, ईपी की वैल्यू कितना निकाले हम 11,000 वोल्ट 11,000, ईएस की वैल्यू कितना निकाले हैं 220 वोल्ट। तो ये इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर डालो, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 200 आईएस। ठीक है, तो आईएस इक्वल टू कितना मिल रहा है 200, और करंट है तो यूनिट क्या होगा एम्पियर। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला करंट है सेकेंडरी करंट आईएस हमें मिल गया। ठीक है, तो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू मिल गया है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट आईएस 200 एम्पियर। तो उसमें 200 एम्पियर की इलेक्ट्रिकल करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो ऑलवेज कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर से जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे इसी टाइप का ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन वाला पूछेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता। क्लियर हुआ, तो ये कोई टफ नहीं है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ही फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। हमने इम्पीडेंस के फॉर्म में रेशियो बताया, हमने वोल्टेज के फॉर्म में रेशियो बताया, हमने करंट के फॉर्म में रेशियो बताया। तो करंट, वोल्टेज और इम्पीडेंस, इन सारे के टर्म में हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रिलेशन को पिछले क्लास में पढ़ा था। आप उसी रिलेशन का ही यूज़ करेंगे और रिलेशन को यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर हुआ, एक आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इसको ऐसा लिखे, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, मतलब 6600 एसी सप्लाई की वोल्टेज वैल्यू है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन वाले ने फ्रीक्वेंसी दे दिया है, क्या पता कहीं पर यूज़ हो जाए। अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ो और क्वेश्चन वाले ने फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया तो उस पर्टिकुलर केस में ऑलवेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आपको 50 हर्ट्ज एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई is applied to the single phase transformer to the single phase transformer। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है
ये एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। उस सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को 6600 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई है वो दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन वाला, अब सप्लाई वोल्टेज किस में देते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं। तो बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सप्लाई देते हैं वही क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है। तो क्वेश्चन वाले ने डायरेक्टली प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज ना लिख करके उन्होंने क्या दे दिया है, सप्लाई दे दिया। तो कहने का मतलब ये जो वोल्टेज है वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज ईपी है। क्लियर हुआ। फ्रीक्वेंसी उस एसी सिग्नल की कितना है, 50 हर्ट्ज है। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर इज 0.05 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर इज दिस। ठीक है, कोर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.05 स्क्वायर मीटर है। एंड द फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी को वेबर पर मीटर, तो वो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसकी कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.05 स्क्वायर मीटर है। क्लियर हुआ। कोई भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो उसकी एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर ही होता है, वर्ग मीटर के ही रूप में होता है। अगर फ्लक्स डेंसिटी, उसमें कोर में जो आपका फ्लक्स जो है, उसमें जो फ्लक्स जो क्रिएट हो रहा है, उस जनरेटेड फ्लक्स की फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर, ये भी एसआई के फॉर्म में दिया है क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी को वेबर पर मीटर स्क्वायर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, इतना है, ऐसा बोल रहा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स at primary and secondary winding of transformer। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स निकाला। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड आउट करो। इफ सेकेंडरी वोल्टेज यदि सेकेंडरी जो वोल्टेज है इज 220 वोल्ट, अगर सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू है वो 220 वोल्टेज है, 220 वोल्ट का है, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू अगर 220 वोल्ट है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड आउट करो बोल रहा है। क्लियर हुआ। नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन वाले ने अब देखो क्या क्या दिया है, कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने क्या क्या दिया है उसको लिख डालो। क्या दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज का मान दिया है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज ES इक्वल टू क्या दिया है, 220 वोल्ट। सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई वोल्टेज दिया है, मतलब सप्लाई तो प्राइमरी में ही देते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज EP इक्वल टू कितना है आपका, 6600 वोल्ट, 6600 वोल्ट दिया है। ठीक है, कोर एरिया दिया है, कोर की एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से शो करते हैं, वो क्या दिया है, 0.05 वर्ग मीटर। ठीक है, तो मीटर
स्क्वायर। एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, एरिया को भी एसआई यूनिट में दिया है क्वेश्चन वाला। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल बी से शो करते हैं। कैपिटल बी की वैल्यू कितना दिया है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया फ्लक्स डेंसिटी। बी की वैल्यू मतलब एक यूनिट एरिया से जितने अमाउंट में फ्लक्स पास हो रहा है उसकी फ्लक्स पासिंग रेट ही उसकी फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल। ठीक है, तो उस एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितना दिया है 50 हर्ज। फ्रीक्वेंसी भी एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी दिया है, हर्ज के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल दे दिया है 50 हर्ज। अब क्वेश्चन वाले ने प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज दिया है, एरिया दिया है, फ्लक्स डेंसिटी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड आउट करो। क्लियर हुआ? तो वी नो दैट ऐसा लिख लेना आप, वी नो दैट the EMF induced in primary वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है ईपी, प्राइमरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड वोल्टेज ईपी इक्वल टू क्या होगा 4.44, हमने डेराइवेशन इसका देखा था, इनटू क्या पढ़े थे हम 5m मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी। अब प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है तो प्राइमरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है वो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। ये एक्सप्रेशन हम विद्युत वाहक बल का वीएमएफ इक्वेशन हमने देखा था, जहाँ पर 5m है वो फ्लक्स है, f क्या है अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, np क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। तो किसी ट्रांसफार्मर के कोई भी वाइंडिंग पर इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है ऑलवेज उस वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन वाले ने देखा है प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन वाले दे दिए हैं, 5m नहीं दिया है, 5m नहीं दिया है तो फ्लक्स इक्वल टू होता है फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट एरिया इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B and capital B equal to 5m divided by A. Here B is given, so 5m equal to B into A. 5m equal to क्या हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर B की वैल्यू दिया है, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दिया है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया भी एसआई यूनिट के फॉर्म में दिया है कोर का, तो 0.05 स्क्वायर मीटर। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कोर हुआ और उस कोर में जो फ्लक्स हो रहा है वो है, तो फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया इक्वल टू फ्लक्स हो गया। अब हमें फाई नहीं दिया था, 5m की वैल्यू ना दे करके क्वेश्चन वाले ने फ्लक्स डेंसिटी और उसकी एरिया को दे दिया, ताकि इस फ्लक्स डेंसिटी और एरिया के रिलेशन का यूज करके फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सके। अब यहाँ से इस 5m की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन वाले ने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है, ईपी की वैल्यू दिया है, सो पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल पैरामीटर इन दिस इक्वेशन। सो फाइनली इट बिकम्स 6600 ईपी की वैल्यू है इक्वल टू 4.44 इंटू 5m की वैल्यू 1.5 इंटू 0.05 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएंगे, और इनटू एनपी क्वेश्चन वाले ने निकालने बोला। तो उन्होंने प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज दे दिया, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्लक्स डेंसिटी और एरिया दिया है, तो ये फ्लक्स की वैल्यू मिल गया, फ्रीक्वेंसी दे ही दिया है, ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है, तो आसानी से यहाँ पर एनपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6600 डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू 1.5 इंटू 0.05 इंटू क्या हो जाएगा 50। तो एनपी फाइनली प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या मिलेगा आपको
396 के आसपास आपको मिलेंगे। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना मिलेगा? 396 है, 396 टर्न है। तो हमने यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी एरिया दिया, इस कारण हमने इस प्राइमरी वाइंडिंग पे इंड्यूस्ड वोल्टेज की फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है 5M हमने कैलकुलेट कर लिया रिलेशन का यूज़ करके। EP प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज दिया है, क्लियर हुआ। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म अननोन दिख रहा है, इस कारण हमने इस फार्मूले को यूज़ कर दिया। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ratio the ratio of secondary winding voltage to primary winding voltage equal to number of turns at secondary winding to number of turns at primary winding. Here ES secondary winding voltage is given in this question. The value of EP also is given. We have calculated the value of NP, so we can estimate NS from this relation. Finally NS becomes ES into NP divided by EP. क्लियर हुआ। अब यहाँ पर NS ES की वैल्यू कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। NP तो हमने निकाला 396। अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हो सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। EP की वैल्यू कितना दिया है? 6600 दिया है। तो NS फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी 132। सो देयर इज नो यूनिट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, इट रिप्रेजेंट्स ओनली फेरों की संख्या। सिर्फ संख्या को ही बताता है कि उस वाइंडिंग में कितने फेरे। तो इस टाइप से कोई भी ट्रांसफार्मर पर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और EMF इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।